हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने जो पार्ट नंबर 4 है उसमें जो प्रतिरक्षा और प्रतिजन का टॉपिक था उसका अध्ययन किया था। आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रक्त यानी ब्लड। ब्लड किसे कहेंगे? ब्लड किसे कहेंगे? जो हमारी बॉडी है कंप्लीटली बॉडी के अंदर लगभग 5 से 6 लीटर जो है ब्लड होता है। तो ब्लड क्या करता है, कितने प्रकार का होता है, उसका अध्ययन हम इस टॉपिक में करते हैं। हम रक्त कहेंगे किसे? विज्ञान की परिभाषा के अनुसार रक्त जो है कहते किसे हैं? हमारे शरीर में एक लाल रंग का द्रव्य होता है जो कि पदार्थों का परिवहन करता है, जिसे ही हम रक्त कहते हैं। अर्थात पदार्थों का परिवहन करने के लिए यानी पदार्थों का परिवहन करने के लिए हमारे शरीर में लाल रंग का एक द्रव्य पाया जाता है जिसे हम रक्त कहते हैं। पदार्थों का परिवहन करने के लिए हमारे शरीर में लाल रंग का द्रव्य पाया जाता है जिसे रक्त कहते हैं। रक्त की मात्रा जो है एक स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 6 लीटर होती है। जो रक्त है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त जो है वह तरल संयोजी ऊतक कहलाता है। जो रक्त है मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले बात करें तो है प्लाज्मा और दूसरा है कणिका। रक्त को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्लाज्मा और दूसरा है कणिका। यहां जो प्लाज्मा है इसमें लगभग 90% जल की मात्रा उपस्थित होती है। बचा जो 10% है उसके अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जिसी के कारण से ही इसकी जो प्रकृति है वो सारी कहलाती है। तो इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि 1 नंबर का ही प्रश्न बनता है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि जो प्लाज्मा है उसकी प्रकृति सारी है क्यों होती है? तो जो प्लाज्मा है उसकी प्रकृति सारी होने का मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर प्लाज्मा में 10% जो है कार्बन के और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। प्लाज्मा जो है उसमें 90% जल है, 10% कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ है। इसी के कारण से जो प्लाज्मा है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। अब बात करें जो कणिकाएं हैं, अपने पास में जो कणिकाएं हैं मुख्य रूप से उनको 3 भागों में बांटा जाता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होता है। रेड ब्लड कॉर्पसेल्स है। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स होता है और प्लेटलेट का प्लेटलेट है। इसका जो दूसरा नाम है आरबीसी का उसे हम इरिथ्रोसाइट कहते हैं तथा डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं और हमारे पास जो प्लेटलेट है उसको हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। अगर हिंदी में इनका नाम देखें पूरा तो रेड ब्लड सेल्स, रेड लाल ब्लड रक्त और सेल्स कणिकाएं यानी लाल रक्त कणिकाएं। वहां पर डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यू यानी व्हाइट, ब्लड यानी रक्त, कॉर्पसेल्स यानी कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं। इसी प्रकार प्लेटलेट का पूरा नाम यानी जो हिंदी में नाम होता है वह होता है बिम्बा। यहाँ पर जो आरबीसी है उसमें एक हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण से ही जो रक्त है उसका रंग लाल होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक होता है जिसके कारण से ही जो रक्त का रंग है वह लाल होता है। आरबीसी जो है मुख्यतः गोल होती है, चपटी होती है और तस्तरीनुमा होती है। इनका जो मुख्य कार्य है आरबीसी का हमारे शरीर के अंदर मुख्य कार्य 3 है, जिनमें से पहला कार्य
ये भी आरबीसी का ही कार्य होता है। तीसरा, शरीर का जो तापमान है उसका निरंतर बनाए रखना, शरीर के तापमान को बनाए रखना, ये आरबीसी का ही कार्य है। यानी हम कह सकते हैं कि जो रक्त है मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है प्लाज्मा और दूसरा है कणिकाएं। प्लाज्मा में मुख्य रूप से 90% जल, 10% कार्बनिक पदार्थ, जिसके कारण से इसकी प्रकृति क्षारीय है। जबकि जो कणिकाएं हैं इनको मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल्स होती हैं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं एंड प्लेटलेट दैट इज प्लेटलेट होती है। आरबीसी जो है जिन्हें हम इरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। जो आरबीसी इनका पूरा नाम हिंदी में लाल रक्त कणिका है, डब्ल्यूबीसी का श्वेत रक्त कणिका है और प्लेटलेट को बिम्बाणु कहते हैं। यहाँ पर जो आरबीसी है उसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, जिसकी वजह से रक्त का रंग लाल होता है। आरबीसी मुख्य रूप से गोल, चपटी और तस्तरी बना होती है। यहाँ पर जो आरबीसी के मुख्य जो कार्य है वो है तीन। पहला है ऑक्सीजन का परिवहन करना, दूसरा भोजन का परिवहन करना और तीसरा यहाँ पर आरबीसी का मुख्य कार्य है शरीर का तापमान बनाए रखना। नेक्स्ट करते हैं डब्ल्यूबीसी। अभी हमने देखा व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट, श्वेत रक्त कणिका। इन्हें मुख्य रूप से सैनिक कणिकाएं कहते हैं। इन्हें मुख्य रूप से सैनिक कणिकाएं कहते हैं। सैनिक कणिकाएं क्यों कहते हैं, प्रश्न है यहां से। डब्ल्यूबीसी को सैनिक कणिकाएं क्यों कहते हैं? देखो, हम बात करें जिस तरह से एक बॉर्डर पर जो सैनिक है वो आने वाले जो हमारी बॉर्डर है वहां पर दूसरे स्टेट से, सिटी से जो दुश्मन आ रहे हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। अर्थात एक बॉर्डर पर जो सैनिक खड़ा है वह घुसपैठियों से, आतंकवादियों से हमारी रक्षा करता है कि हमारे इस क्षेत्र सीमा में कोई आतंकी प्रवेश नहीं कर पाए। इसीलिए सैनिक वहां पर खड़ा किया गया। तो हमारी बॉडी में भी एक ऐसी स्ट्रक्चर है जहां पर जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, जैसे ही कोई बाहर से जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ये जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उन्हें मार डालती हैं, उनका भक्षण कर लेती हैं, उनको नष्ट कर देती हैं और हमारे रुधिर की सफाई कर देती हैं। श्वेत कणिकाओं को सैनिक कणिकाएं कहते हैं क्योंकि यह मुख्य रूप से प्रतिरक्षा का कार्य करती है। अब जो प्रतिरक्षा है वो हमने पहले ही पढ़ लिया कि ऐसी शक्ति जो हमारे शरीर से, जो बाहर से आने वाले जीवाणु है उनसे हमारे शरीर की रक्षा कर सके, प्रतिरक्षा है। तो यहाँ पर जो श्वेत कणिकाएं हैं वो प्रतिरक्षा का कार्य करती है, बाहर से आने वाले जीवाणु को नष्ट करती है, हमारे शरीर में प्रवेश करने नहीं देती हैं। इसीलिए इसको जो शरीर है उसकी सैनिक कणिकाएं कहते हैं। ये जो डब्ल्यूबीसी है हमारे शरीर में जो रुधिर है उसकी सफाई भी करती है और जितनी भी छोटी मोटी टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं उनकी मरम्मत का भी कार्य ये जो है डब्ल्यूबीसी की करती है। एक छोटा सा प्लेटलेट का जो कि रक्त का बनाने में सहायक होती है, संख्या में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है और जब व्यक्ति बीमार की अवस्था में आ जाता है और जैसे इनकी संख्या और डाउन हो जाती है तो प्रतिरक्षा प्रणाली जो है हमारे शरीर की वो खराब हो जाती है, रोगों का आना चालू हो जाता है, व्यक्ति संक्रामक रोगों को अपने पास घेर लेता है, शरीर का संतुलन सही नहीं रहता है। तो हमने देखा रक्त, प्लाज्मा, कणिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। अब आगे हम बात करें रक्त समूह की। यहाँ पर हमने रक्त की बात की है, अब हम रक्त समूह की बात करते हैं। एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1901 और 1902 के अंतर्गत जो रक्त समूह है उसकी खोज कर डाली थी। बहुत पहले समय में ही हमारे जो शरीर में रक्त है उनकी खोज हो चुकी थी, जिसका जब अच्छे से करते हैं आप अच्छे से सीखिएगा। सबसे पहले हम बात करें जो है रक्त समूह। जो रक्त समूह है इसकी खोज एक वैज्ञानिक है कोल लैंडस्टीनर, इन्होंने सन 1901 में कर डाली थी। रक्त समूह की खोज कोल लैंडस्टीनर
बी, ए बी और ओ। प्रतिजन और प्रतिरक्षी की उपस्थिति के आधार पर रक्त को मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है, ए बी और ओ। इन चार रुधिर वर्ग समूह में प्रत्येक मनुष्य में एक रक्त समूह पाया जाता है, यानी प्रत्येक मनुष्य में इन चार में से एक रक्त समूह पाया जाता है, जिसके कारण से वह अपना रक्त को दान भी कर सकता है और रक्त को ले भी सकता है। अब हम यहाँ पे रक्त को कौन कौन दान कर सकता है, कौन कौन रक्त ले सकता है, उसका अध्ययन करते हैं। हमने आपको बताया कि रक्त समूह की खोज पोल लैंडिस नामक वैज्ञानिक ने की थी। प्रतिजन की उपस्थिति के आधार पर इन्होंने रक्त समूह को चार भागों में डिवाइड किया। तो हम इसमें जो प्रतिजन है उसकी उपस्थिति देख लेते हैं और यहाँ पर जो प्रतिरक्षी है उसकी उपस्थिति हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें प्रतिजन और प्रतिरक्षी। इसकी परिभाषा हमने पहले ही देख ली थी, लेकिन रक्त समूह में बात करते हैं प्रतिजन और प्रतिरक्षी। यहाँ पर जो रक्त समूह है उसमें जो प्रतिजन है वह अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ए और बी से ही लिखा जाना चाहिए, और जहाँ पर जो प्रतिरक्षी है वो यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर ए और बी से लिखा जाना चाहिए। कहने का मतलब ये जो रक्त समूह में प्रतिजन उपस्थित होगी वह अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से ही लिखी जाएगी, और प्रतिरक्षी जो होगी वह अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से ही लिखी जाएगी। जैसे मैं आपको ये बात बताऊं, रक्त समूह ए में प्रतिजन जो होता है ए ही होता है। ये हमारे याद करने के बहुत अच्छा तरीका है कि ए में प्रतिजन ए होता है, बी में प्रतिजन बी होता है। मैंने अभी बताया कि जो प्रतिजन है उसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखते हैं, तो यहाँ पर हम ए को बड़े वर्णमाला के अक्षर ए से दर्शाते हैं तथा बी को बड़े वर्णमाला के अक्षर बी से दर्शाते हैं, और ए बी के अंदर जो प्रतिजन है वो है ए एंड बी, और ओ में कोई भी प्रतिजन नहीं पाई जाती। अब बात करें प्रतिरक्षी की, तो प्रतिरक्षी को मैंने बताया कि अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से हम लिखते हैं। अब हम प्रतिरक्षी को याद करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास में ए है उसकी जगह तो हम बी लिख देते हैं और बी की जगह हम ए लिख देते हैं। जैसे ए की जगह हम बी लिखेंगे, लेकिन बी लिखेंगे छोटा, तो ई प्रतिरक्षी में वर्णमाला छोटी आती है। बी में लिखेंगे ए, और ए में इसका जो है कुछ नहीं और कुछ नहीं की जगह में ए एंड बी, यानी इसका ट्रांसफर हमने यहाँ पर किया और इसका ट्रांसफर हमने यहाँ पर कर दिया। इसी प्रकार इसका भी ट्रांसफर हमने यहाँ कर दिया। तो अब आपको समझ में आ रही होगी एक सारणी की जो रक्त समूह है वो चार प्रकार के हैं, ए बी और ओ। इस चारों रक्त समूहों को ही हमारे विज्ञान में एबीओ रक्त समूहीकरण कहते हैं। एबीओ रक्त समूहीकरण किसे कहते हैं? जो रक्त प्रतिजन के आधार पर चार प्रकार के रक्त समूह हैं ए बी एंड ओ, उन्हीं को हम एबीओ रक्त समूहीकरण कहते हैं। हम यहाँ पर प्रतिजन और प्रतिरक्षी की उपस्थिति को दर्शाना चाहते हैं। प्रतिजन को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखते हैं, प्रतिरक्षी को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से लिखते हैं। प्रतिजन जो रक्त समूह ए में है वह ए है, बी में है बी है, ए बी में ए एंड बी है, और ओ में प्रतिजन कुछ नहीं होता है। इसी प्रकार प्रतिरक्षी को इसका उल्टा दर्शा देते हैं। ए का उल्टा है बी, लेकिन है छोटा, बी का उल्टा है ए बी का उल्टा है कुछ नहीं उल्टा है ए बी। अब हम इस सारणी से कौन कौन व्यक्ति रक्त दे सकता है और कौन कौन व्यक्ति रक्त ले सकता है उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ए बी और रक्त समूह को लिखते हैं ए बी और ओ। इसी प्रकार इन्हीं रक्त समूहों को हम ऊपर लिख लेते हैं ए बी और ओ। हम क्या करते हैं इस सारणी को समझने का सबसे सटीक तरीका यही है कि यहाँ पर जो समान मिलते हैं उन्हें हमें सही का निशान लगाना है, और जो समान नहीं मिलते हैं उन्हें हमें गलत का निशान लगाना है। जैसे ए बराबर ए, दोनों समान हैं इसलिए इस ब्लॉक के हम
सही का निशान लगा देते हैं। अब इसी पद का गुणा इससे करते हैं, मतलब इस पद का गुणा पहले इससे किया, फिर इस पद को इससे करेंगे, फिर इस पद को ए बी से करेंगे, फिर ए को ओ से करेंगे, इसी प्रकार बी को बी से, ऐसे ही हम पूरी सारी को कंप्लीट करते हैं जैसे मैं अनुमानिक के चैप्टर में सीखा था। ए से ए मिल जाता है इसलिए इसको सही कर दिया जाता है। अब ए बराबर बी दोनों अलग अलग है इसलिए यहाँ पर गलत निशान लगाया जाता है। अब यहाँ पर हमें ए है और यहाँ पर ए बी है, हमें सिर्फ यहाँ पर ए देखना है, तो हमारा ए तो यहाँ पर बी तो हमें देखना ही नहीं है, तो यहाँ पर सही का निशान लगा जाता है और ए बराबर को गलत कर। ऐसे ही अब जो है बी के अंदर बी बराबर ए नहीं मिलता, गलत, b बराबर b एक मैच हो रहा है इसलिए यहाँ पर सही का निशान लगाते हैं। अब हमें इस b है तो यहाँ b देखना है, तो b में लिख दिया, a से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें b मिले इसलिए यहाँ पर सही का निशान लगा देते हैं, तो b से o नहीं मिलता है। अब नेक्स्ट, अब हमें ab देखना है, अब यहाँ पे तो a ही है लेकिन b नहीं है, तो यहाँ गलत, ab में गलत, ab से ab मैच होता है तो सही, और यहाँ पर गलत है, गलत। और जो लास्ट का ओ बच रहा है उसमें हम सभी में बिना आकलन किए सही का निशान लगा देते हैं। बिल्कुल सरल और सटीक भाषा में है कि सबसे पहले रक्त समूह को हमने इधर भी लिखा है, रक्त समूह को हमने उधर भी लिखा है, जो जिससे मिलता है उससे हम सही का निशान लगाते हैं। a बराबर a सही है, a बराबर b नहीं मैच हो रहा, गलत लगा दिया, a बराबर a मिल गया सही, a का o से मैच नहीं होता है, b का a से मैच नहीं होता है, b का b से मैच होगा इसलिए सही का निशान, और b का b से मैच होगा इसलिए सही का निशान। अब b का o से मैच नहीं होता है इसलिए गलत का निशान। यहाँ पर हमें a भी देखना है, तो a b में a है लेकिन b नहीं है तो गलत, a b में b है लेकिन a नहीं है तो गलत, a b से a b तो सही है, बराबर सही करते हैं, a b में o नहीं मिलता है। और लास्ट का जो हमारा o बचा है इसे बिना कैलकुलेशन से हम सही का निशान लगा देते हैं। अब हम यहाँ से ये देखते हैं कि कौन तो व्यक्ति रक्त देगा और कौन व्यक्ति रक्त लेगा। सबसे पहले इस सारणी से निकालेंगे हम यहाँ पर ए बी और ओ रक्त समीकरण का नाम लिख लेते हैं, और एक तरफ जो है हम रक्तदाता लिखते हैं और एक तरफ जो है हम रक्तग्राही लिखते हैं। रक्तदाता जो रक्त को देता है, रक्तग्राही जो रक्त का ग्रहण करता है। तो चलिए हम बात करें ए समूह वाला व्यक्ति रक्तदाता किसको दे सकता है, रक्तग्राही किस से रक्त ले सकता है। तो देखो इस सारणी से मैं सीख रहा हूं, इस सारणी से सीखने के लिए क्या करना है कि एक तो होती है आधी लाइन और एक होती है खड़ी लाइन। यहाँ पर इस सारणी को पढ़ने से पहले हम आधी लाइन और खड़ी लाइन को समझते हैं। जो यहाँ पर इस सारणी में आधी लाइन दिखा रखी है, ये जो आधी लाइन दिखा रखी है उसे हम रक्तदाता कहते हैं, और जो ये जो खड़ी लाइन दिखा रखी है उसे हम रक्तग्राही कहते हैं। यहाँ पर आधी लाइन से मतलब ये है कि इस रक्त समूह में जहां पर हमें सही का निशान दिखाई देता है वो हम इस ए रक्त समूह में लिख लेते हैं, और जहां पर इस बी रक्त समूह में हमें सही का निशान दिखाई देता है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। जैसे इस आधी लाइन को हम रक्तदाता के रूप में मान रहे हैं, तो इस आधी लाइन के अंदर जो ए रक्त समूह है उसमें सही का निशान एक तो ए पर है और एक ए बी पर है, इसीलिए हम यहाँ पर ए एंड ए बी लिख देते हैं। बी में आधी लाइन जो ये है इसमें सही का निशान बी पे है और इसमें ए बी पे है, तो हम यहाँ बी एंड ए बी लिख देते हैं। थर्ड में ए बी के अंदर आधी जो लाइन है उसमें सही का निशान जो है मात्र, मतलब इन सबको भूल जाना है, इसी लाइन को याद करना है। इस लाइन में ए पर भी नहीं है, बी पर भी नहीं, सिर्फ ए बी पर है, इसलिए यहाँ पर ए बी ओनली। और ओ लाइन में देखो ए पर भी है, बी पर भी है, ए बी पर भी है, तो सभी में सही का निशान है, इसीलिए हम यहाँ लिख देते हैं ऑल। अब हम बात करते हैं इस खड़ी लाइन की। इस खड़ी लाइन में जहां पर हमें सही का निशान दिखाई दे रहा है उसे हम रक्तग्राही के कॉलम में लिख देते हैं। देखिए इस खड़ी लाइन में देखो एक तो हमें ए पर दिखाई दे रहा है सही का निशान, एक यहाँ गलत, यहाँ भी गलत, यहाँ पर ओ पर दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ
ए एंड ओ लिख लेते हैं। तथा बी में हमें यहाँ पर बी पे दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर हमें ओ पे दिखाई दे रहा है, तो बी एंड ओ हम यहाँ लिख लेते हैं। ए बी में हमें जो अपने पास में खड़ी लाइन है उसमें सभी में सही पानी है, ए पे भी दिखाई दे रहा है, बी पर भी है, ए बी पर भी है, ओ पर भी है, तो हम यहाँ से आंसर में ओ लगा देते हैं। और ओ में हमें कहीं पर भी सही का निशान दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ ओ पर ही निशान दिखाई दे रहा है। देखो इस सारणी से ये सारणी बिल्कुल सरल भाषा में बन चुकी है। हम कह सकते हैं कि जो ए रक्त समूह है वह ए और ए बी को रक्त का दान कर सकता है, बी और ए बी व्यक्ति बी और ए बी को रक्त का दान कर सकता है, ए बी वाला व्यक्ति सिर्फ ए बी को ही रक्त का दान कर सकता है, और ओ वाला जो व्यक्ति है सभी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त का दान कर सकता है। ए वाला व्यक्ति जो है ए एंड ओ से रक्त को ले सकता है, बी वाला व्यक्ति जो है बी एंड ओ से ले सकता है, ए बी वाला व्यक्ति और सभी से रक्त को ले सकता है, और जो ओ वाला व्यक्ति है ओनली ओ से ले सकता है। तो इस सारणी से एक बात स्पष्ट होती है कि जो यहाँ पर ए बी है रक्तग्राही है ओल, यानी ए बी रक्त समूह सभी से रक्त ले सकता है, सभी रक्त समूह वाले व्यक्तियों से, इसीलिए से सर्वग्राही कहते हैं। ए बी वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि इसे जरूरत पड़ने पर यह किसी भी व्यक्ति से अपना रक्त ले सकता है। तथा ओ वाले व्यक्ति ने रक्तदाता में बोल रहा है, तो जो ओ वाला व्यक्ति है सर्वदाता कहलाता है, यह सभी को रक्त का दान कर सकता है। ए बी सर्वग्राही सभी से ले सकता है, ओ सर्वदाता सभी को दे सकता है। यहाँ पर ए बी जो है ओनली देगा किसे, ए बी को, और जबकि ओ है तो देगा किसे, ओ से। इसमें यही स्पष्ट हो रहा है, ओ सबको दे सकता है, ए बी सबसे ले सकता है। रक्त समूह जो है ना उसके अंतर्गत प्रतिजन जो होते हैं वो ए और बी ही होते हैं, लेकिन इस ए और बी प्रतिजन के अलावा यदि आरबीसी पर एक और प्रतिजन पाया जाए उसे हम आरएच प्रतिजन कहते हैं। रक्त समूह है तो आरबीसी है, उसमें जब ए व बी प्रतिजन के अलावा एक और प्रतिजन पाया जाता है तो उसे आरएच प्रतिजन कहा जाता है। रक्त समूह है ए व बी प्रतिजन के अलावा जब आरबीसी की सतह पर एक और प्रतिजन की उपस्थिति देखी जाती है तो उसे आरएच प्रतिजन कहा जाता है। जिस व्यक्ति का जो रक्त है अगर पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो वहां पर आरएच प्रतिजन उपस्थित होता है, और जिस व्यक्ति का रक्त यदि ऋणात्मक है तो वहां पर आरएच नेगेटिव होता है। हम बात कर रहे हैं आरएच प्रतिजन की। आरएच प्रतिजन यानी ए व बी प्रतिजन के अलावा यदि आरबीसी की सतह पर एक और प्रतिजन पाया जाता है तो उसे आरएच प्रतिजन कहते हैं। जिस व्यक्ति के ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में आएगा, धनात्मक में आएगा, उसे आरएच धनात्मक कहते हैं, और जिस व्यक्ति का नेगेटिव में ब्लड आता है उसे आरएच ऋणात्मक कहा जाता है। अब आरएच प्रतिजन किस व्यक्ति में उपस्थित होता है, किस व्यक्ति में उपस्थित नहीं होता है, और एक बिल्कुल जो सामान्य सारणी से देख लेते हैं। सबसे पहले हम रक्त को समूह में बांटते हैं। रक्त समूह जो होते हैं हमने अभी देखा ए बी और ओ होते हैं। हमने इसके अंदर जो प्रतिजन लिखी थी अभी देखी थी, ए में प्रतिजन ए बड़े अक्षर से लिखी जाती है, बी में बी, ए बी में ए एंड बी, और ओ में प्रतिजन कुछ नहीं लिखी। प्रतिरक्षी को हमने अभी देखा था, ए में प्रतिरक्षी बी जो कि छोटे अक्षर से लिखी जा रही है, बी में ए एंड बी में कुछ नहीं होती है, इसके अंदर ए होती है, राइट। अब हम इसमें देखेंगे आरएच प्रतिजन की उपस्थिति। अब आरएच प्रतिजन की उपस्थिति कैसे देखेंगे कि हर व्यक्ति में इन रक्त समूह से एक रक्त पाया जाता है, लेकिन जो रक्त होता है वह धनात्मक और ऋणात्मक में होता है। जैसे मेरे में ओ पॉजिटिव रक्त है तो मतलब ओ रक्त का ग्रुप तो मेरे में है, लेकिन वह है पॉजिटिव के रूप में,
प्रकार के होते हैं। बी में बी पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी। ए बी के अंतर्गत ए बी पॉजिटिव भी है और ए बी नेगेटिव भी होता है, और ओ में ओ पॉजिटिव भी होता है और ओ नेगेटिव भी होता है। डायरेक्ट वही चार समूह है लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में ये होते हैं। इसी प्रकार प्रतिजन तो वही है, रक्त समूह तो वही है ना, तो प्रतिजन भी वही उपस्थित होगा। बी में बी, ए में ए एंड बी, रो में कुछ नहीं। प्रतिरक्षी भी सेम का सेम होता है, उपस्थित होता है ए एंड बी। अब जो आर प्रतिजन उपस्थित है वो किसमें होगा? जिसका रक्त पॉजिटिव में है उसमें आर जो है उपस्थित होगा, और जिसका रक्त नेगेटिव में है उसमें आर जो है ऋणात्मक होगा। जैसे हम बात करें यहाँ पर जो ए पॉजिटिव है तो यहाँ पर आर का उस व्यक्ति में क्या है? उपस्थित है। यहाँ पर ए नेगेटिव है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति में जो आर है अनुपस्थित है। इसी प्रकार बी पॉजिटिव में उपस्थित होगा और बी नेगेटिव में अनुपस्थित होगा। यहाँ पर ए बी पॉजिटिव में पॉजिटिव है तो उपस्थित होगा, ए बी नेगेटिव में अनुपस्थित होगा। ओ पॉजिटिव में उपस्थित होगा और ओ नेगेटिव में अनुपस्थित होगा। ये हमने इस कहानी को देख लिया। अब यहाँ पर जो है एक टॉपिक है जीन प्रारूप। प्रत्येक व्यक्ति में इन समूह में से एक रक्त पाया जाता है, तो इन रक्त समूह का जो जीन प्रारूप होता है वो अलग अलग होता है। हम बात करें जीन प्रारूप की तो मैं आपको बताऊं कि जो जीन प्रारूप है मुख्यतः आई से प्रदर्शित किए जाते हैं। देखिए अगर किसी व्यक्ति का रक्त समूह है ए है तो उसके अंदर जीन प्रारूप जो है वह आई ए होता है। दो बार आई होने के बाद उसको एक आकार के रूप में हम शो करते हैं। बी में होने के बाद आई बी लिखते हैं। ए बी में होने के बाद उसे आई ए और आई बी लिखा जाता है। बात वही आ रही है, ए में आई बी में आई बी और ए बी में आई बी, और दो को हम छोटे आई से प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे का जो हम सीधा का सीधा यहाँ लिखते हैं कि ए प्लस जो है पॉजिटिव है उसमें जो जीन प्रारूप है वो क्या होगा? वो होगा आई ए में। ए नेगेटिव में भी वही होगा आई ए। बी में आई बी, बी नेगेटिव में भी आई बी। ए बी पॉजिटिव में आई बी और ए बी नेगेटिव में भी आई। और जो ओ है उसमें हम छोटे आई से इसको प्रदर्शित करते हैं। ये होता है जीन प्रारूप। ये सारणी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसको दूसरे रूप से कैसे लिख सकते हैं कि जो इसका लास्ट का है उसको छोटे आई से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे आई ए है उसको पहले बड़े से प्रदर्शित कर दिया, फिर इसको आई से प्रदर्शित कर दिया। इसी प्रकार इसको भी आई से, इसको सेम आई बी का हमने लिख दिया, आई बी नोट कर दिया, आई बी हमने लिख दिया, इसको आई नोट करते हैं। इसका सेम आई ए आई बी आता है, इसका भी सेम आई ए आई बी आता है, इसका आई आई आता है, इसका मतलब इन दोनों को अलग तरीके से प्रदर्शित भी कर सकते हैं, या भी कह सकते हैं ये भी सही है और ये दोनों भी सही है।